दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है ओपन डोर के इस अंक में। और आज हमारे कार्यक्रम के बीच में जो शख्सियत है उनका तो परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज किस विषय को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। एक नई विधा है फाइको। तो ये फाइको क्या है और किस तरह से आम आदमी इस फाइको को लिख सकता है, इसका लाभ उठा सकता है, या एक नवोदित साहित्यकार कैसे परिपक्वता हासिल कर सकता है, इन सब विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा लेने वाले जो हमारे साथी हैं उनका मैं परिचय करा दूं। आप हैं ओपन डोर के संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार भाई अमन त्यागी। नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरे साथ में हैं डॉक्टर सुशील कुमार त्यागी। नमस्ते। जो हरिद्वार गुरुकुल महाविद्यालय में जो है प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं और एक अच्छे साहित्यकार, अच्छे कवि और बहुत अच्छे लेखक हैं। तो देखिए, हम अपने विषय की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा विषय है आज फाइको आम आदमी के लिए कैसे रोचक हो सकता है, क्या है और किस तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अमन त्यागी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ दर्शकों की ओर से कि आम आदमी फाइको के बारे में क्या समझे कि फाइको क्या है। आलोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे फाइको पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का कुछ नया और कुछ अच्छा करने का एक मन होता है। बिल्कुल। उसी तरह से आपने देखा होगा, जब से सोशल मीडिया सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर लगभग हर व्यक्ति आपको कवि होता हुआ नजर आता है। जी जी जी, है ना, प्रयास करता है। बिल्कुल। वो कितना अच्छा प्रयास कर पाता है ये अलग बात है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कवित्व इतनी अच्छी चीज है कि हर व्यक्ति कवि बनना चाहता है। बिल्कुल। और ये स्वाभाविक है जी। क्योंकि जब व्यक्ति ने पहली बार बोलना शुरू किया और अपनी बातें कहनी शुरू की तो वो कविता से कहनी शुरू की। ठीक। भाषा के रूप में अगर हम बात करें, साधारण बातचीत, तो ये बाद में आई और तुकबंदी पहले आई। बिल्कुल। ये ऐसा प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो वेद की ऋचाएं हों या दूसरी चीजें हों। जी। तो एक तो ये था कि हर व्यक्ति को कवि होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से। लेकिन कवित्व में जो छंद है, रस, अलंकार, व्याकरण है, ये इतना बड़ा प्रपंच हो जाता है कि हर आदमी वो कभी बन नहीं पाता। बिल्कुल। उसके अनुशासन को सीख नहीं पाता। अपनी बातें कहता है तो अब जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती न कुनवा जोड़ा। फिर उसके बाद उपेक्षा का शिकार होता है। जो सिद्धहस्त होते हैं वो नव सीखिया जो होता है उसकी मजाक बनाते हैं या फिर उसको खारिज कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी धारणाएं मन में थी। और फिर एक दिन अचानक 3 पंक्तियां कही गई। चूंकि मैंने हाइकू भी काफी पढ़े हैं जी। और हाइकू में होता है कि वो अक्षरों का मिलान होता है। 5 7 5, पहली पंक्ति में 5 होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7 होते हैं और तीसरी पंक्ति में फिर 5 होते हैं। तो उसका साइज भी बिगड़ा हुआ सा दिखाई देने लगता है कई बार। लेकिन अब फाइको में ये किया गया है कि आप इसमें जो अंतिम पंक्ति है, 3 ही पंक्ति होंगी। अंतिम पंक्ति तुम्हारे लिए फिक्स होगी। प्रथम पंक्ति में 4 शब्द होंगे, दूसरी पंक्ति में 3 शब्द होंगे। बिल्कुल। मतलब बात की लास्ट की जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति जो वो फिक्स है, वो तुम्हारे लिए। उसको आप फाइको का अनुशासन भी कह सकते हैं। जी जी, तुम्हारे लिए। पहली पंक्ति में 4 शब्द रहेंगे। जी जी। शब्द कोई से भी हो सकते हैं। शब्द कोई से भी होते हैं। और दूसरी पंक्ति में 3 शब्द कोई से भी हो सकते हैं। कोई से भी हो सकते हैं जी। मतलब लेकिन 7 शब्द जो है वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है। लेकिन तीसरी पंक्ति में तुम्हारे लिए फिक्स है। जी। फिक्स रखने का कारण ये रहा कि जब लोग, चूंकि इसमें समर्पण भाव भी होना चाहिए। कविता जो है समाज के साथ साथ चलती है। कविता समाज को समर्पित होनी चाहिए। जी। कविता में जो बात कही गई है वो किसी न किसी को समर्पित होनी चाहिए, ऐसी एक धारणा थी। अब इस विधा को भावपूर्ण कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया गया। दूसरी बात यह कि तुम्हारे लिए जो 2 शब्द हैं उससे ऊपर की दोनों पंक्तियों में आप कोई से भी शब्द और कैसे भी रखिए, ये शिकंजी की तरह से खींच लाती है। अच्छा, वाह।
बिल्कुल एक आकर्षण है उसमें। एक आकर्षण है, बिल्कुल। अपने आप वो ले आएगी, शब्दों का जो तारतम्य है उसको अपने आप बना देगी वो। जी 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 तो आप खुद ही एक बार लिखेंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे कौन सा शब्द कहाँ रखना है। बिल्कुल। तो जिसको कहना चाहिए कि ऑटोमेटिक। बिल्कुल। तो क्यों हम डॉक्टर साहब जी क्यों ना ये चाहें कि एक उदाहरण प्रस्तुत जी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उदाहरण के लिए हालांकि सुशील जी भी हमारे बहुत अच्छे फायको लिखने लगे अच्छा। हैं, आपने भी फायको लिखे चलिए हैं, आपसे भी लेकिन सुनेंगे। फिर भी मैं ही, जैसे मैं अपना पहला फायको सुना रहा हूँ जी जो अनायास आया, जी। जिसके बाद फिर इसका नामकरण किया गया। हम्म। और तब तक मुझे भी नहीं पता था ये क्या हो गया, लेकिन ये लग गया था कि कुछ नया हो गया है। जी तो मैं पहला फायको आपको सुना रहा हूँ। जी। स्वागत। पहला है कि गुनाहों की हर तरकीब, वाह गुनाहों की हर तरकीब वाह मुझे आजमाने दो वाह तुम्हारे लिए। वाह वाह बहुत बढ़िया। मतलब अगर गुनाहों मैं गुनाह भी करूंगा तो अपने वाह। लिए नहीं करूंगा, हाँ, उसमें भी समर्पण है, मैं बहुत आप ही के लिए करूंगा। गुनाहों की हर तरकीब, 4 शब्द हो गए। गुनाहों की हर तरकीब मुझे आजमाने दो 3 हो गए। हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए फिक्स। वाह। वाह क्या बात है। तुम्हारे लिए फिक्स हो गया। अच्छा, इसके जन्मदाता आप ही हैं? हाँ, मैं हूँ, पहली बार मेरे ही मुख से निकला। जन्मदाता तो ईश्वर है, सभी का होता है। बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से तो भाई यही है कि, लेकिन शारीरिक रूप से बात करें तो वो मेरी ही जुबान से। चलिए बहुत प्रथम अच्छी बात बार है। तो निकला आपको है। बहुत बहुत बधाई। जी, इतनी आपको अच्छी जो विधा है आपने इसकी खोज की और तमाम लोग इसका लाभ अच्छा उठाएंगे। एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। ये जो हिंदी साहित्य की नई विधा फाइकू है, हम्म। आज कितने लोग लिख रहे हैं और ये कितना हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना। सुशील जी, जिस समय पे ये शुरू हुई थी, प्रारंभ हुआ था, जी तो उसी समय पे लगभग 20 से 25 लोग फाइकू लिखने लगे थे। बहुत सुंदर। और ये घटना है 2012 जी 13 तक आते आते लिखने वालों की संख्या बढ़ी और एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, मुख्य रूप से वो मूलतः व्यंगकार थे, जी अविनाश वाचस्पति जी। जी जब ताज महोत्सव हुआ 2013 में, जी तो वहाँ साहित्यकारों को बुलाया जाता है, साहित्यकारों का एक अपना विचार विमर्श होता है। जी तो ताज महोत्सव में, दर्शकों को मैं आपको ही बता देना चाहता हूँ कि ताज महोत्सव में प्रथम बार फाइकू पर चर्चा 2013 में हुई। बहुत अच्छा। सुंदर। उस समय पे तमाम साहित्यकार वहाँ थे, अविनाश वाचस्पति जी ने जी उस विषय को रखा था, जी। सराहा गया। और सराहाए जाने का एक परिणाम ये हुआ कि वहाँ जो प्रतिष्ठित कुछ साहित्यकार थे, उन्होंने भी फाइकू कहने शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत सुंदर। एक समय आया कि जब आपको सोशल मीडिया पे फाइकू ही नजर आते थे और बहुत सारे लोग पागल हो गए थे। वाह। पागल इस सेंस में कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि फाइकू है क्या, हाइकू तो है, बिल्कुल। ये फाइकू क्या है। तो एक बहस छिड़ गई कि ये फाइकू नहीं भाई, हाइकू है। हाँ, जब लोग कहते थे हाइकू है, तो भाई हाइकू की ग्रामर में और फाइकू की ग्रामर का अंतर देख लीजिए आप, जी जी मात्राओं का अंतर देख लीजिए। बहुत सारे ये कहते थे कि नहीं ये सही नहीं है, इसको इस मात्रा में कहो। तो ये एक चर्चा छिड़ गई। लेकिन फाइकू शब्द लोगों की जुबान पे आते आते 2013-2014 लग गया था। इसका जन्म 2013 में माना 2012 में हुआ है जी जी और 21 दिसंबर को हम मानते हैं, अब जो याद आता है जैसा, तो इसीलिए 21 दिसंबर को हम फाइकू दिवस भी मनाने के लिए जा रहे हैं। अति सुंदर। बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग कहते रहे 100-150 फाइकू, तमाम लोगों ने कहा, संख्या बढ़ती चली गई। वर्तमान की बात करें तो आज लगभग 150 लोग फाइकू लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। जिनमें से 70-75 लोग मेरे परिचय में हैं जी और जो पत्रिकाओं के लिए, हमारी पत्रिका के लिए भेज रहे हैं। मैं दर्शकों को दिखा देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। ये ओपन डोर पत्रिका है और इसमें ये फाइकू छपे हैं। फाइकू छपने का मैं अगर आपको बात करूं तो जैसे कि ये अविनाश वाचस्पति जी के ही फाइकू प्रथम हमने लिया और ये अंक अविनाश वाचस्पति जी को समर्पित किया गया। अच्छा अच्छा। मैं अविनाश वाचस्पति जी के 1-2 फाइकू आपको सुना रहा हूँ। जी जागो फेसबुक के दीवानों, वाह मुर्गा बोला है तुम्हारे लिए। वाह वाह। उनका पहला फाइकू देखिए। फेसबुक पर प्रेम मायने, प्रेम नामधारी मित्र मेरे, वाह तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। तो बड़े अच्छा। दूसरी बात यह है आलोक जी, जी जैसे कि सुशील जी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे,
कि इसमें साहित्यिकता क्या है। चलिए मान लीजिए ये तुकांत हो गया है, ये सब कुछ हो गया है, लेकिन इसमें साहित्यिकता क्या है। तो मैं अपने दर्शकों से भी बता देना चाहता हूँ, आपसे भी बता रहा हूँ, और जो भी साहित्यकार हैं हिंदी के उनको भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एक साहित्य मतलब कोई भी साहित्य हो, आप किसी भी छंद को ले लीजिए, दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडली, या फिर इधर नई गीतिका की तरफ आ जाइए, या फिर आप गजल की तरफ आ जाइए, जितनी विशेषताएं इन सब में होती हैं, वाह, वो सारी विशेषताएं अकेले फाइको में भी होती हैं। बहुत वाह, क्या बहुत अच्छी बात है। अगर आप गजल को कहते हैं कि ये इसमें बहर, रदीफ, काफिया होता है, तो आपके फाइको में भी होता है। आप कहिए, उसी तरह से कहिए। क्या इसमें गेयता भी होती है? बिल्कुल गेयता होती है, आप गा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, आप दोहे की शक्ल में भी कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, आपको चौपाई की शक्ल में भी कहा जा सकता है। हाँ। यदि आप तीनों पंक्तियों को एक साथ मिला दीजिए तो एक पंक्ति बना लीजिए। हाँ। एक पंक्ति बनाने का मतलब ये हो गया, अगर उर्दू की बात करेंगे तो, गजल की बात करेंगे तो एक मिसरा हो गया पूरा। हाँ। आप गीत की बात करेंगे तो एक मुखड़ा हो गया, या एक गीत की एक पंक्ति हो गई, आप उसको मुखड़े की तरह से ले जाइए। तो आप जहां भी दोहा, चौपाई की बात करेंगे तो मात्रात्मक तरीके से कह लीजिए, तुम्हारे लिए रखना ही है। तो ये सारी चीजों को देखा जाए, मैंने भी काफी इस पर सोचा है, विचारा है। बाकी तो बहुत सारे आलोचक हैं, वो लिखेंगे, करेंगे बात। ये हो गया। दूसरी बात जी, ये जो नई साहित्य विधा फाइकू है, क्या आपके मन में इसको पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की योजना है? हाँ बिल्कुल, पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की योजना है। अभी तो हम ओपन डोर के अंक निकाल रहे हैं जी। और इसलिए निकाल रहे हैं कि जब तक पुस्तक पब्लिश होगी तब तक लोग फिक्स हो चुके होंगे। हाँ, कौन किस तरह के फाइकू कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज एक महिला के फाइकू मुझे प्राप्त हुए हैं, रेणु बाला सिंह दिल्ली की जी। उन्होंने महाभारत की कथा को फाइकू में बहुत सुंदर, क्या बात, लिपिबद्ध किया है। बिल्कुल, तो लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं। सुशील जी ने के अभी 2 फाइकू मैं पढ़ रहा था जी। आपने गेयता में 2 पद कहे हैं जी, हाँ, जी। 2 फाइकू कहे हैं जी। तो आलोक जी ने पूरे महीनों को बांधा, पूरे साल को महीनों में बांधा है फाइकू के माध्यम से जी। और महीनों के गुणों को और उनके परिस्थितियों को जी जी। तो इस तरह से लोग फाइकू कह रहे हैं, लेकिन अभी मान करके चल रहे हैं कि 2-4 महीने, साल, 6 महीने जो भी कुछ हो, वो चीज़ें छट करके आएंगी। और बाकी हम विशेषांक निकालें, 21 तारीख को फिर एक विशेषांक निकलने वाला है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ इस बीच में मेरे मन में आया कि देखिए, आपने बताया था कि 21 तारीख या 21 नवंबर को इसका जो है जीवन हुआ 2012 में, ऐसे आपको याद आ रहा है। तो क्या आपके मन में है कि इसका जन्मदिन मनाया जाए? हाँ, 21 नवंबर को मना रहे हैं ना, दिवस मनाया। हाँ, फाइकू दिवस मना रहे हैं जी जी जी। 21 नवंबर को हम फाइकू दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि 21 तारीख तक हम 21 को हम मना चुके होंगे, बहुत सारे फाइको आ चुके होंगे, 21 तारीख को अंक भी पब्लिश हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा प्रयास होगा कि जो फाइको की दिशा में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अब कोई भी काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए जी जी जी। तो उस प्रोत्साहन के लिए मैं दर्शकों आपसे सभी से कह रहा हूँ, और जितने साहित्यिक मित्र हैं वो भी सुन लें, जो सर्वश्रेष्ठ फाइको लिखेगा, और हम एक सिस्टम बनाएंगे, तो हम फाइकू रत्न या जो भी नामकरण होगा उस तरह का एक सम्मान शुरू करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उस समय सम्मान की तिथि घोषित कर दी जाएगी, कब देना है, कैसे देना है। सारे आपने लोगों से विचार विमर्श करके, जो भी साथी लोग हैं, तो हम फाइकू के लिए काम करेंगे। क्या भावी पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है फाइकू के साथ? मेरा भावी पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य सदैव लाभकारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी हानिकर नहीं होता है। तो इसलिए साहित्य को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आप साहित्य में रचना कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये अलग विषय है, लेकिन साहित्य का पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। एक स्वच्छ समाज के लिए स्वस्थ साहित्य पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और यदि कोई साहित्य की रचना करना चाहता है, आपसे दोहा, छंद, चौपाई या गजल नहीं कही जा रही है, तो आप फाइकू कहिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इस फाइकू की नई विधा का काफ़ी लाभ उठाएंगे
और बस इस बात से हम अंत करते हैं कि हमारे सुशील जी अपने कुछ फायको आपको सुनाएं। जी बिल्कुल, सुशील जी का स्वागत है। अभी इन्होंने लिखे हैं, रात चूंकि मेरे ही पास थे तो सुशील जी गजब के फायको लिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फायको लिखना भी अपने आप में एक कला है और हर आदमी फायको लिख सकता है। हाँ। इसका भी एक ही प्रमाण देंगे कि बिल्कुल सरल बात जो है कैसे फायको। मैं एक बात और बता देता हूँ आलोक जी, फायको पर हम प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं कि फायको की व्याकरण के लिए, फायको की उत्पत्ति के लिए, फायको के वर्ण्य विषय के लिए, फायको में वर्णित रस छंद अलंकार के लिए, इन सब विषयों पर, मतलब किसी भी साहित्य में जो चीज संभावनाएं होती हैं, जो तत्व होते हैं, उन सारे तत्वों को लेकर के इसका एक आलोचनात्मक ग्रंथ तैयार होगा, जिसमें दूसरे लोग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे और उसके बाद फिर वो पुस्तक प्रकाशित होगी। तो अभी आप प्रिय दर्शकों, मैंने भी आदरणीय श्री अमन जी से प्रेरणा प्राप्त कर कुछ फायको लिखने का प्रयास किया है जी, आपकी सेवा में समर्पित। रात भर जागता रहा, फायको लिखता रहा तुम्हारे लिए। वाह। रात भर जागता रहा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में रहा तुम्हारे लिए। हर लम्हा भूल जाऊंगा, हर लम्हा भूल जाऊंगा, खुद को भूलूंगा तुम्हारे लिए। कविता लिखता रहा मैं सर्वदा नित नई तुम्हारे लिए। वाह। अब देखिए इसमें समर्पण है। किसी को हम इष्ट मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उसको समर्पित है। छोड़ दीजिए, किसी को प्रेसी मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, उसके लिए समर्पित है। किसी को छोटा बड़ा भाई मानते हैं, उसके लिए समर्पित है। एक और फायको आपके लिए है, ये जिस्म जान हाजिर है हुजूर तुम्हारे लिए। वाह, क्या बात है जी। ऐसे बहा दिल में दर्द, ऐसे बहा दिल में दर्द, जैसे हो दरिया तुम्हारे लिए। क्या बात, जैसे हो दरिया तुम्हारे लिए। तो कुल मिलाकर हम सारांश के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये विधा आसान है, और अगर साहित्यिक सृजन का कुछ भी मन में है तो उसे फायको विधा में कहा जा सकता है। आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।